नमस्कार दोस्तों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित की जाने वाली यूपी पीईटी एग्जाम की आंसर की डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये एग्जाम 4 शिफ्टों में होना है। 15 अक्टूबर 2022 को 2 शिफ्ट होनी है, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट, और उसी के बाद 16 अक्टूबर 2022 को भी 2 शिफ्ट होनी है, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, जिसमें से आज हम 15 अक्टूबर 2022 को पहली शिफ्ट में जो पेपर आयोजित हुआ उसकी आंसर की को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पूरे प्रश्नों को देखेंगे लेकिन हम इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं देखेंगे, सिर्फ इसके आंसर पर ध्यान देंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने एग्जाम का मूल्यांकन कर सकें। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज, सिंचाई, यह सभी, या रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी? तो दोस्तों इसका उत्तर है सभी। हरित क्रांति के 3 उद्देश्य महत्वपूर्ण थे, जिसमें से उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज, सिंचाई और रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी, ये सभी थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? हुगली, घाघरा, कोसी और दामोदर? इसका उत्तर है दोस्तों कोसी। अगला प्रश्न है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्न में से किसके द्वारा दी जाती थी? वित्त सचिव, राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त मंत्रालय या भारत के उपराष्ट्रपति? इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय विकास परिषद। वर्तमान में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है, पर जब योजना आयोग थी उस समय तक योजना आयोग की योजनाओं को जो अंतिम स्वीकृति देती थी वो थी राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां ब्लैंक क्षेत्र से संबंधित होती थी। प्राथमिक, तृतीयक, सूचना प्रौद्योगिकी या द्वितीयक? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों प्राथमिक। चलिए हमारा 5वां प्रश्न है, निम्न में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? भारतीय स्टेट बैंक, सिडबी, आईसीआईसीआई बैंक और एचएसबीसी बैंक? इसमें से भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एचएसबीसी बैंक, ये तीनों ही वाणिज्यिक बैंक हैं, जबकि सिडबी एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है। 6वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? वैधानिक निगम, केवल स्वामित्व, इनमें से कोई नहीं, विभागीय उपक्रम? जो भी निगम या जो भी कंपनी संसद के कानून के द्वारा बनाई जाती हैं उन्हें वैधानिक कंपनी या वैधानिक निगम कहते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति? बहुत ही आसान सा प्रश्न है दोस्तों। राज्य के मुख्यमंत्री राज्य की कार्यकारिणी का हिस्सा होते हैं, ना कि संघ की कार्यकारिणी का। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में जो अनुच्छेद है दोस्तों वो है आर्टिकल 124। चलिए 9वें प्रश्न पर चर्चा करते हैं। ब्लैंक के पास मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति है? संसद सदस्य, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय? देखिए, मौलिक अधिकार संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकार है, इनमें संशोधन करने की शक्ति तो संसद के पास है, पर यदि ये लागू नहीं करते या इनका हनन किया जाता है तो इनकी देखरेख, इनकी निगरानी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत। प्रश्न नंबर 10, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्न में से किस मंत्रालय के अधीन है? रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं, या गृह मंत्रालय? तो देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र निकाय है, वो इनमें से किसी के भी अधीन नहीं है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी, इनमें से कोई नहीं। 11वें प्रश्न पर चर्चा करें। निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? संसद, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं, या सर्वोच्च न्यायालय?
तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में कोई उच्च न्यायालय स्थापित करना है या दो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित करना है या किसी केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्राधिकार को किसी राज्य के उच्च न्यायालय में शामिल करना है, ये सभी निर्णय करने की शक्ति संसद के पास है। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? कॉटन, नायलॉन, फ्लेक्स या जूट? तो कॉटन हो गया, फ्लेक्स हो गया, जूट हो गया, ये सभी प्राकृतिक और वनस्पति रेशे हैं, जबकि नायलॉन एक कृत्रिम रेशा है दोस्तों। हमारा 13वां प्रश्न है, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? उसके तापमान पर, वायु प्रदूषण पर, पृथ्वी से दूरी पर या दबाव पर? तो देखिए, तारों का रंग या तारों के रंग में परिवर्तन उसके तापमान या तापमान परिवर्तन पर निर्भर करता है। तो 13वां का आंसर हो जाएगा ए, उसका तापमान। 14वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? ग्रीन हाउस गैसेस, पाइप्ड प्राकृतिक गैसेस जिन्हें हम पाइप्ड नेचुरल गैसेस या पीएनजी कहते हैं, ऑक्सीजन या संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या सीएनजी कहा जाता है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो गैसेस जिम्मेदार हैं उन गैसेस को ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निमोनिया मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़े, यकृत, हृदय या वृक्क? तो दोस्तों, निमोनिया में फेफड़ों में पानी भर जाता है, फेफड़ों को कमजोर कर देता है निमोनिया। तो उत्तर हो जाएगा हमारा फेफड़े। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका भित्ति निम्न में से किससे बनी होती है? प्लांट सेल जो होती है, सेल वॉल जो होती है, वो किससे बनी होती है? सेलुलोज से, सुक्रोज से, फ्रक्टोज से या ग्लूकोज से? फिर से एक बहुत ही आसान सा प्रश्न, सेलुलोज से बनी होती है। यदि हम चर्चा करें अपने अगले प्रश्न पर, तो अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे? जब से भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो की घोषणा हुई है ना दोस्तों, तब से कई प्रश्न एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। और अगस्त 2022 में जो मेट्रो है इसका उद्घाटन भी किया गया था, जिस वजह से ये प्रश्न दोबारा से करंट का हिस्सा हो गया और पैट में आ गया। इसका उत्तर होगा कोलकाता। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण आर्टिफिशियल स्पर्म तैयार किया है? यूएसए, कनाडा, चीन, इजराइल? आर्टिफिशियल एम्ब्रायो तैयार किया है इन्होंने, कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है, और किस देश ने तैयार किया है? वो देश है दोस्तों इजराइल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में आईआईबीएक्स यानी इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है? गोवा में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में या महाराष्ट्र में? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात में। अगला प्रश्न देखते हैं, 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है? रूस, इजराइल, चीन और यूएसए? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ताइवान और चीन में बहुत ज्यादा तनाव है, और चीन, इसी तनाव के कारण चीन ने ताइवान के आसपास कि जो समुद्र हैं या जो इलाके हैं वहां पर अब तक का अपना सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों चीन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में ब्लैंक नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था? स्काईलाइट, मूनलाइट, इनमें से कोई नहीं, या स्पेस लाइट? दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा स्काईलाइट। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? जबलपुर से दिल्ली, मुंबई से अहमदाबाद, अहमदाबाद से लखनऊ या दिल्ली से मुंबई? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा मुंबई से अहमदाबाद, बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? संस्कृति मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय?
दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय। अगले प्रश्न पर नजर डालते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? चीन, यूएई, मालदीव और म्यांमार। देखिए इसने ये नहीं पूछा कि भारत से कौन से देश सीमा बनाते हैं, क्योंकि सीमा तो मालदीव भी नहीं बनाता, लेकिन मालदीव भारत का पड़ोसी देश है, जबकि यूएई भारत का पड़ोसी नहीं है। यूएई भारत का पड़ोसी राष्ट्र नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा यूएई। अगले प्रश्न पर नजर डालते हैं, 25वें प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीलकेणी केंद्र की शुरुआत की है? आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी कानपुर। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आईआईटी मद्रास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, नरेंद्र मोदी या अमित शाह। तो देखो तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था चंडीगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में, तो उत्तर हो जाएगा इसका डी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? गोवा, राजस्थान, उत्तराखंड, केरल। एक बार बहुत ही फिर से बहुत ज्यादा चर्चित प्रश्न आया है, कई एग्जाम में प्रश्न आ चुका है और इसका उत्तर है गोवा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 22 मई, 15 दिसंबर, 10 दिसंबर या 1 अप्रैल। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 22 मई को मनाया जाता है। चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? श्रीरंगम द्वीप, माजुली द्वीप, लुलु द्वीप और मानपुरा द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। दोस्तों माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और भारत का पहला नदी जिला भी है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? हंगेरियन नायरा, हंगेरियन पाउंड, इनमें से कोई नहीं, या हंगेरियन फोरेंट। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा हंगेरियन फोरेंट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 31। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। महाराष्ट्र, केरल, गोवा, आंध्र प्रदेश। बहुत ही पुराना क्वेश्चन है दोस्तों, आंध्र प्रदेश। इजी सा है, मुझे पूरी उम्मीद है आप सबने इसका उत्तर सही दिया होगा। चलिए चैनल को लाइक तो कर दीजिए दोस्तों, थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। मैं अपना काम कर रहा हूं, आप अपना कीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्लैंक लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु है? 18 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 21 वर्ष। तो देखिए लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। ऐसी कोई स्पेसिफिक आयु नहीं दे रखी, लेकिन लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष की आयु चाहिए और लोकसभा में कोई पद धारण करना है तो उसके लिए आपको लोकसभा का सदस्य बनना होगा दोस्तों। और लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, इसलिए लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु भी 25 वर्ष हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है। यूएनएफसीसी का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो देखिए ये बहुत ही क्लोज दिए गए हैं, आपको इसमें से सिर्फ एफ और सी का मतलब पता होना चाहिए, बाकी सब सेम है। तो यूएनएफसीसी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। मैं समझता हूं दोस्तों कि जो भी उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है उसको एटलीस्ट नौटंकी के बारे में तो जरूर पता होगा कि नौटंकी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। तो भी बहुत ही आसान सा प्रश्न था, उत्तर प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय ब्लैंक में है, यानी कहां स्थित है ये पूछ रहा है। स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इनमें से कोई नहीं और यूएसए। तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित है दोस्तों। चलिए 36 क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक
पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है। देखिए पावर ऑफ द माइंड और माइंड की पावर, हमें सबसे पहले जो नाम याद आता है वो नाम याद आता है स्वामी विवेकानंद। तो इसका उत्तर भी हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। चलिए हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न 37, क्वेश्चन नंबर 37। संगमरमर पर पिट्राड्यूरा या संगीन रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम ब्लैंक के समय में बहुत लोकप्रिय हुआ। शाहजहां, औरंगजेब, इनमें से कोई नहीं और अकबर। दोस्तों इसमें इनमें से कोई नहीं की जगह पे ना जहांगीर होना चाहिए था, तब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनता तब ये। क्यों? क्योंकि पिट्राडूरा का जो काम शुरू हुआ है वो जहांगीर के काल में शुरू हुआ है। संगमरमर पर हीरे की जड़ाई, इस तकनीक को पिट्राड्यूरा कहते हैं और इस तकनीक का प्रारंभ जहांगीर के समय में हुआ है, जब नूरजहां ने अपने पिता गयास बेग यानी एतमाद-उद-दौला का मकबरा बनवाया था इस तकनीक से आगरा में। पर इस तकनीक का सर्वाधिक विकास जो हुआ है वो हुआ है दोस्तों शाहजहां के काल में। तो इसका उत्तर हो जाएगा शाहजहां। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया? तांबे का उपयोग किया जा रहा है तो ताम्रपाषाण युग में ही किया जाएगा ना। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? गया, राजगीर, पाटलिपुत्र या कश्मीर। देखिए बुद्ध की मृत्यु के कुछ ही समय बाद पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया अजातशत्रु के काल में, राजगीर या राजगृह में। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, राजगीर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिसका नाम देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी भी था? मौर्य सम्राट अशोक, गौतम बुद्ध, भगवान महावीर और मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त। बहुत आसान सा प्रश्न है दोस्तों। तो आपने देखा कि कुछ क्वेश्चन इसमें अच्छे आए हैं और कुछ क्वेश्चन बहुत आसान आए हैं। तो पेपर उतना टफ नहीं था, उतना इजी भी नहीं कहेंगे, पर अच्छा पेपर था दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत में निम्नलिखित में से किसका शासन था? मौर्य सम्राट, शुंग सम्राट, मुगल सम्राट और गुप्त सम्राट। तो 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। उस समय में इंग्लैंड में एलिजाबेथ का शासन था और भारत में मुगल सम्राट अकबर का शासन था। तो इसका उत्तर हो जाएगा मुगल सम्राट। भूदान या ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया? मोहनदास करमचंद गांधी यानी एम.के. गांधी, जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी और विनोबा भावे। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों विनोबा भावे। अगला प्रश्न है, दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया? कमला देवी चट्टोपाध्याय, मैडम कामा, इनमें से कोई नहीं और पंडित रमाबाई। ऐसा लगता है दोस्तों दांडी यात्रा यूपी SSSC का फेवरेट हो गया है। लेखपाल में भी दांडी यात्रा से प्रश्न आया था, यूपी पीईटी 15 अक्टूबर की पहली शिफ्ट में भी आया, दूसरी शिफ्ट में भी दांडी यात्रा से आया। तो जो भी यूपी का एग्जाम देने जाने वाले हैं दोस्तों, इस दांडी यात्रा को ढंग से पढ़ लीजिए। इसका उत्तर होगा कमला देवी चट्टोपाध्याय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ शुरू हुई? अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति या औद्योगिक क्रांति? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति। क्वेश्चन नंबर 45 है, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? वेवेल योजना, क्रिप्स मिशन, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947? इसका उत्तर हो जाएगा सी यानी भारत सरकार अधिनियम 1935। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था? चलो दिल्ली किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और लाला लाजपत राय। तो दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध नारा है, सिंगापुर की धरती से सुभाष चंद्र बोस ने दिया था चलो दिल्ली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारण नहीं है या आर्थिक कारक नहीं है? खनिज, औद्योगिकीकरण, पानी की उपलब्धता और शहरीकरण।
देखिए ये चारों ही कारक ऐसे हैं जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं, लेकिन हमसे यहां आर्थिक कारक पूछा है, यानी कि फाइनेंशियल रीजन पूछा है। तो पानी की उपलब्धता कोई आर्थिक कारण नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी पानी की उपलब्धता। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट ब्लैंक के बीच में स्थित है, भारत और भूटान, नेपाल और तिब्बत, इनमें से कोई नहीं, या भारत और नेपाल। 8,848 किलोमीटर ऊंची विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल और चीन, यानी चीन का जो तिब्बत आप कह सकते हैं, नेपाल और तिब्बत के मध्य में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान, निम्न वेग हवाएं, गर्म और शुष्क मौसम, भारत में गंगा के मैदानी इलाकों में अल्प दाब तंत्र। आजकल अक्टूबर चल रहा है दोस्तों, और आप गर्मी का अनुभव कर रहे होंगे, तो आप मतलब अक्टूबर भी एक तरीके से गर्मी में ही आ जाता है, थोड़ा सर्दी थोड़ा गर्मी का सा मौसम होता है। तो अक्टूबर की ये जो गर्मी पड़ती है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान, यानी इस समय तापमान भी उच्च होता है और आर्द्रता भी उच्च होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से ब्लैंक आगे है। ये जो प्रश्न है ना दोस्तों, पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट में बहुत सिमिलर आए हैं, बस ग्रीनविच का फुल फॉर्म पूछ रहा है दूसरी शिफ्ट में, तो ग्रीनविच कितना टाइम पीरियड कितना आगे है ये पूछ रहा है पहली शिफ्ट में, यानी ये बहुत सिमिलर से क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपको आगे कभी तैयारी करनी है तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स को बहुत अच्छे से देखा कीजिए। 7 घंटे, 5.5 घंटे, 3 सही 7/2 घंटे या 4 घंटे, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 5.5 घंटे। भारत का समय जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है, यानी यदि जीएमटी पर दोपहर के 12 बजेंगे तो भारत में शाम के 5:30 बजेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मैथ्स। जीके के प्रश्न हम कर चुके हैं, अब हम देखेंगे मैथ के प्रश्न, जिसमें से लगभग 20 क्वेश्चन हमारे ग्राफ से आए थे और 5 क्वेश्चन मैथ के, नॉर्मल मैथ के थे। तो चलिए बस हम सिर्फ आंसर्स पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। मैंने मेथड वैसे थोड़ा नीचे लिखा है, आप लोग देख सकते हैं। 40% व्यक्ति समाचार पत्र X पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार पत्र Y पढ़ते हैं, तो 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते? 25%, 20%, 30% या 15%? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 20%। 40 और 50 को जोड़ देंगे, 10 को घटा देंगे और 100 में से घटा देंगे, तो आपका उत्तर आ जाएगा 20%। अपना अगला प्रश्न देखते हैं, 5 परिणामों का औसत 46 है, 46 है, तो और पहले 4 परिणामों का औसत 45 है, तो 5वां परिणाम क्या है? तो दोस्तों 1, 12.5, 50 या 10? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 50। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, √29.8116 प्लस √77.44, इसका सॉल्यूशन आपसे पूछा है दोस्तों। आप इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए और इसका आंसर आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 14.62। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5.21 इंटू 6.32 ब्रैकेट में है -2.9272, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा वो है 30। ये क्वेश्चन है दोस्तों, 0.05 होल स्क्वायर प्लस 0.41 होल स्क्वायर प्लस 0.073 का स्क्वायर अपॉन 0.005 का स्क्वायर प्लस 0.041 का स्क्वायर प्लस 0.0073 का स्क्वायर। आप देख रहे हैं नंबर लगभग सेम है। अगर आप कॉमन ले लेंगे तो ये सिचुएशन आपके सामने आ जाएगी। 1/0.1 का स्क्वायर आप कॉमन ले लेंगे तो ये कट जाएगा, 1/1/10 का स्क्वायर बचेगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 स्क्वायर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 100। ये एक आपके सामने ग्राफ का क्वेश्चन, इसका डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन दिया था दोस्तों। ये आप सभी के पास में पेपर है ही, फिर भी मैंने यहाँ पर एक टेबल बना दी है जो एग्जैक्टली पेपर में आपको दी गई थी। हम डायरेक्ट चलते हैं इसके क्वेश्चन पर, हम सिर्फ आंसर्स को देखेंगे दोस्तों। तो 56 क्वेश्चन है, इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रतिवर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी? 22.42 लाख, 28.82 लाख,
30.12 लाख या 26.66 लाख। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, 26.66 लाख। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितना प्रतिशत है? 0.1%, 0.6%, 1.5% या 0.3%। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आपका उत्तर आएगा 0.6%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत था? 68.33%, 72.67%, 75.75% या 70.33%। तो दोस्तों इसका उत्तर है 68.33%। अगला क्वेश्चन है, सभी वर्गों के लिए करों का कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए करों का कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन का कुल व्यय के बीच का अनुपात लगभग कितना है? 4:7, 15:18, 105:108 या 109:151। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी 109:151। अगला प्रश्न है, वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना है? 500.4 लाख, 738.44 लाख, 582.08 लाख या 586.02 लाख। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 738.44 लाख। इसके बाद एक और क्वेश्चन था डीआई का, ये आपके सामने पूरी टेबल है, आपके पास ऐसे पेपर होगा, आप अपने पेपर में से देख सकते हैं। हम चलते हैं प्रश्न के ऊपर सीधे। 10 दिनों के दौरान ऑल्टो और ट्यागो की औसत गति का अनुपात क्या था? 10:11, 5:6, 25:36 या 11:10। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 25:36। अगला क्वेश्चन है, ऑल्टो और क्विड दिए गए 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति की समान गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। मिलने के बाद वे एक दूसरे के शुरुआती बिंदु की ओर यात्रा करते हैं। यदि शुरू में दोनों कारों के बीच की दूरी 2300 किलोमीटर है तो ऑल्टो और क्विड द्वारा एक दूसरे से मिलने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने में लेने वाले समय का अंतराल ज्ञात कीजिए। 12 घंटे, 0 घंटा, इनमें से कोई नहीं या 22 घंटे। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 0 घंटा। अगला प्रश्न है, दिए गए 10 दिनों के दौरान कार मिनी द्वारा उसकी औसत गति से 875 किलोमीटर की यात्रा करने में लिए गए समय का दिए गए 10 दिनों के दौरान कार स्विफ्ट द्वारा उसकी औसत गति से 990 किलोमीटर की यात्रा करने में लिए गए समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। 44:47, 56:99, इनमें से कोई नहीं या 7:9। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 56:99। अगला प्रश्न है, 10 दिनों के दौरान ट्यागो और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात कितना है? 9:25, 18:5, 9:5 या 18:25। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी 18:25। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी कार ए और कार बी क्रमशः 150 घंटे और 300 घंटे में तय करती हैं, तो कार ए और बी की औसत गति के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 61 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा या 51 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 61 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि सी। यह आपके सामने डीआई का अगला प्रश्न दिया हुआ है,
एक ग्राफ दिया हुआ है और उसके बाद क्वेश्चन पूछे हैं, हम चर्चा करेंगे सीधे प्रश्नों पर। क्वेश्चन नंबर 67, 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या थी 5000, 5300, 5500, 4600। आए गए कर्मचारी और निकले हुए कर्मचारी बराबर हो जाएंगे दोस्तों, तो इसका उत्तर हो जाएगा 5000, यानी कि कोई चेंज नहीं आया कर्मचारियों की संख्या में। अगला क्वेश्चन है, दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या का कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या से अनुपात कितना है? 9:17, 12:17, 9:13 या 14:13। उत्तर हो जाएगा 9:13। ये मैंने यहां स्लैश लगा दिए गलती से, इसका उत्तर है 9:13। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि और या फिर कमी अधिकतम है? या तो प्रतिशत वृद्धि या कमी जो भी हुई है वो अधिकतम किस वर्ष में, आपसे ये पूछा है। 2001 में, 2003 में, 2004 में या 2002 में? उत्तर हो जाएगा 2002 में। अगला प्रश्न है, 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 1% की, 3% की, 4% की या 2% की? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1% की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत थी? 93.75%, 98%, 97.35% या 96.15%? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 96.15%। ये एक और ग्राफ था दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन ग्राफ का जो आपसे पूछा गया था। इसमें फिर 5 क्वेश्चन आएंगे, हम चर्चा करते हैं सीधे प्रश्नों के ऊपर। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी? 2012, 2015, 2017 या 2013? इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 2017 में। अगला प्रश्न है, दिए गए वर्षों में खिलौनों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था? 1, 3, 4 या 2? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 4, यानी 4 वर्षों में खिलौने का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। अगला प्रश्न है, 2013 से 2014 तक खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी? 10%, 20%, 25% या 15%? इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 20%। अगला प्रश्न है, 2015 और 2016 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ष के युग्म के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर है? यानी 2 वर्ष दिए हुए हैं, उन दोनों वर्षों में आपको बराबर बताना है किस किस में है। 2016 में, 2017 में, 2012 या 2017 में, 2014 या 2016 में, 2014 या 2015 में? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 2012 और 2017 में, यानी बी। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 75वां क्वेश्चन। 2011 की तुलना में 2018 में खिलौनों की उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी? 183.33%, 128.35%, 111.11% या 137.5%? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 137.5%। दोस्तों ये थे मैथ के जो क्वेश्चन आए थे। अब हम चर्चा करेंगे इंग्लिश के क्वेश्चंस थे। तो इंग्लिश में एक तो पैसेज आया था दोस्तों, आप अपने एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में वो पैसेज देख लीजिए, मैं सीधे चर्चा करता हूँ आंसर्स के ऊपर। उस पैसेज से बेस्ड 2 क्वेश्चन आए थे। एक तो ये था कि वॉज कैरोलाइंस ब्रदर ऑन द आउटडोर टाइप? वॉज कैरोलाइंस ब्रदर एन आउटडोर टाइप? तो इसका आंसर था नो। पैसेज में क्लियरली मेंशन था कि नो, ही इज नॉट आउटडोर टाइप।
अगला क्वेश्चन था व्हाई वर स्क्विड्स कलेक्टेड, तो मछलियों को लालच देने के लिए, यानी फॉर बेटिंग इसका आंसर हो जाएगा। एक आया था गिव सिनोनिम्स फॉर द वर्ड पार्शियल, इनकम्प्लीट, परफेक्ट, अनब्रोकन या इंटैक्ट। पार्शियल का आपसे सिनोनिम यानी सिमिलर मीनिंग पूछा गया था। पार्शियल मतलब होता है इनकम्प्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ डिसअपॉइंट। आपसे डिसअपॉइंट का विलोम शब्द यानी एंटोनिम्स पूछा गया था। सेल, एग्जाम्पल, मीट या सेटिस्फाई। तो डिसअपॉइंट का अपोजिट होता है सेटिस्फाई। लास्ट इंग्लिश का क्वेश्चन है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर। फ्रेज दिया हुआ है आपको, उसके लिए एक शब्द वन वर्ड बताना है। द प्रैक्टिसेस ऑफ राइटिंग, एडिटिंग और कंपाइलिंग डिक्शनरीज। बायोग्राफी, फिलोलॉजी, साइकोलॉजी और लेक्सिकोग्राफी। तो डिक्शनरी लिखने की जो कला होती है दोस्तों उसे लेक्सिकोग्राफी कहते हैं। चलिए हिंदी के क्वेश्चंस पर डिस्कस करते हैं। किस विलोम में सही विलोम युग्म है, यानी आपसे विलोम शब्द बताना है कौन सा सही दिया हुआ है। निषिद्ध का तुच्छ, कर्कश का खुरखुरा, जोड़ का मेल, नूतन का पुरातन। तो बाकी के तो सिमिलर हैं दोस्तों, अपोजिट है नूतन। नूतन मतलब नया और पुरातन मतलब पुराना। अगला क्वेश्चन है ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का क्या अर्थ है। भूला हुआ दुख याद आना, असंभव बातों की कल्पना करना, उपद्रव मचाना और गुणात्मक वृद्धि होना। तो ख्याली पुलाव पकाना का मतलब होता है दोस्तों असंभव बातों की कल्पना करना। जैसे हमने किसी एग्जाम की तैयारी नहीं करी, हमें पास होना मुश्किल है और हम सोच रहे हैं ऐसा एग्जाम में तो हम टॉप करेंगे, इसको कहते हैं दोस्तों ख्याली पुलाव पकाना। अगला प्रश्न है महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। मह प्लस ऋषि, मही प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि या मह प्लस अहर्षि। इसका उत्तर हो जाएगा महा प्लस ऋषि। किस विकल्प में शब्द युग्म में अर्थ भेद सही नहीं है, यानी ये शब्द दिए हुए हैं एक तरफ और दूसरी तरफ उनके अर्थ दिए हुए हैं, आपको उनका मतलब बताना है कि किस में सही नहीं है। जैसे कि अंश और अंश, इसका है हिस्सा और कंधा, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। अंश का मतलब होता है हिस्सा और अंश का मतलब होता है कंधा। अपेक्षा, उपेक्षा, आशा, निरादर। अपेक्षा का तात्पर्य आशा से है और उपेक्षा का तात्पर्य निरादर से है। अवलंब और अविलंब, अधर और विलोकित। तो देखिए ये गलत हो जाएगा क्योंकि अवलंब का होता है सहारा या आधार, यहां अधर दिया हुआ है, अधर होता है होठ। और अविलंब मतलब बिना देरी किए हुए, जबकि अनल का हवा होता है और अनल का आग होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। दानव, निशाचर, अंबक। बी हो जाएगा मनोरथ, स्पृहा, निलय, रीता, रिक्त और तिक्त, पार्वती, रुद्राणी और तिक्त। तो पार्वती, रुद्राणी और तिक्त ये इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए 86 से 90 तक एक गद्यांश दिया हुआ है हिंदी का, पुनः आप गद्यांश को अपने पेपर में पढ़ लीजिएगा, आपके पास पेपर है। हम चलते हैं सीधे क्वेश्चंस के ऊपर, अदरवाइज हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों। चलिए, साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है। दुष्प्रभावों को सामने लाकर, पूरी जानकारी देकर, इतिहास बताकर या दर्पण के माध्यम से। तो इसका उत्तर हो जाएगा दुष्प्रभावों को सामने लाकर। साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्यों को कैसे परिपूर्ण करता है। इसका उत्तर है दोस्तों साहित्यकार समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह और कर्तव्य का संदेश देता है। 87 का डी। अगला क्वेश्चन है, साहित्य से हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है, यानी साहित्य हमें पुरानी पीढ़ियों की जानकारी कैसे देता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता और पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा ही जाने जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 की यदि बात करें, साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है। अगर इस पर चर्चा करें तो एक, क्योंकि साहित्यकार केवल समाज की विडंबना और विसंगतियों को दर्शाता है, गलत बात। क्योंकि साहित्य समाज की प्राचीन परंपराओं से जुड़कर अंधविश्वास जैसे दूषणों को स्वीकार करना सिखाता है, यह भी गलत।
क्योंकि साहित्य समाज में फैली अनैतिकता, अराजकता, निरंकुशता जैसे अवांछनीय तत्वों के दुष्प्रभावों को हमसे छिपाता है। छिपाता नहीं है दोस्तों, बल्कि सामने लेकर आता है। जबकि लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबना और विसंगतियों पर प्रहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। यही हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है? समाज, समाज और शिक्षा, साहित्य का विषय, साहित्य और समाज। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों साहित्य और समाज। एक पैसेज और दिया था जिसमें अगले क्वेश्चन है 91 से 95 तक। हम चर्चा करते हैं सीधे क्वेश्चंस पर। गद्यांश में चिरस्थायी शब्द का कौन सा विलोम प्रयुक्त हुआ है? तो देखिए, चिरस्थायी मतलब शाश्वत, और इसका विलोम हो जाएगा क्षणभंगुर। सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए? सत्य की तलाश इस शरीर द्वारा असंभव है। श्रद्धा पूर्वक और अंत विद्वान सत्य के मार्ग पर बढ़ते हुए सत्य का साक्षात्कार करें। यही उत्तर है दोस्तों। 93 है, जिज्ञासु को सत्य और अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए? संकटों के निमित्त को नाश करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए क्योंकि वह मार्ग बहुत तंग है। या संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। तो संकटों को सहना है पर उसका नाश नहीं करना है, और बिना नाश करे ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये हमें पता लगता है पैसेज के थ्रू। सत्य और अहिंसा के मार्ग को असी की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है? क्योंकि वह हरि का मार्ग है। सत्य और अहिंसा की डोर पर चलना सीधा और सरल है। सभी उत्तर ठीक हैं, क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग है, और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग है, और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। क्वेश्चन नंबर 95 देखें तो, सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? हरि के मार्ग पर चलें, अंतर्निहित सत्य का साक्षात्कार करें, सभी या सत्य की आराधना करें। तो अंतर्निहित सत्य का साक्षात्कार करें। चलिए लास्ट 5 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, इनको भी देख लेते हैं फटाफट से। एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है? अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों तो जो आपको उत्तर मिलेगा वो मिलेगा पत्नी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। असंगत अलग करें। 8, 27, 64, 100, 125, 216 या 343। इसमें ये जितने भी दे रखे हैं 27, 125, 343, ये सभी क्यूब हैं दोस्तों। जबकि जो 100 है ये 10 का स्क्वायर है, ये किसी का क्यूब नहीं होता। तो इसका उत्तर हो जाएगा 100। 1 जनवरी 2006 को रविवार था। 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो देखिए, सोमवार, रविवार, मंगलवार या शुक्रवार। हमें पता है कि जब ईयर एंड होता है तो एक दिन बढ़ता है अगले साल में, लेकिन यदि लीप ईयर आ जाए तो 2 दिन बढ़ते हैं। तो दोस्तों 2006 से 2010 तक 4 साल का डिफरेंस है। एक लीप ईयर यानी 5, और रविवार में यदि 5 जोड़ोगे तो जो दिन आएगा वो आएगा शुक्रवार। यदि नॉर्मल को RPNLBM के रूप में कोडित किया जाए तो गैदर का कोड क्या होगा? तो गैदर का कोड हो जाएगा दोस्तों TBGRFH। और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ कथन दिए हुए हैं, कुछ निष्कर्ष दिए हुए हैं, और आपको बताना है कि कौन से निष्कर्ष हमें निकलते हैं इस कथन से। तो सभी किताबें पेपर हैं, कुछ पेपर जर्नल हैं, कुछ जर्नल कैलेंडर हैं। जो निष्कर्ष निकलते हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। कुछ जर्नल किताबें हैं, कुछ कैलेंडर पेपर हैं, कुछ किताबें जर्नल हैं और कुछ किताबें कैलेंडर हैं। और ये ऑप्शन दिए हुए हैं, ओनली 1, ओनली 3, इनमें से कोई नहीं, और ओनली 2। तो दोस्तों इनमें से कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता। तो ये थे दोस्तों 100 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए, और हमें पूरी उम्मीद है कि जो आंसर की आएगी
उससे और हमारे क्वेश्चन जो हमने आंसर्स बताए एक आध किसी क्वेश्चन का डिफरेंस हो, जिसका उत्तर यूपी ट्रिपल एससी कुछ और मान ले, जो अक्सर मान लेता है वो कई बार प्रश्नों में, तो नहीं कह सकते लगभग, वरना सभी आंसर की लगभग समान होगी। दोस्तों ये ट्रस्टवर्दी आंसर्स हैं, आप इनसे अपनी आंसर की मिलाइए, अपने नंबर देखिए कितने आ रहे हैं और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।